गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रतीक, आपका सक्सेस पार्टनर, हमेशा की तरह आपके लिए। जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में डाला था कि बहुत ही जल्द मैं आपके पास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो बिल्कुल भी मैनिपुलेटेड नहीं होगी, इन रिगार्ड्स टू कि आपको क्या कंपनी चूज़ करनी चाहिए डायरेक्ट सेल्स में। इन रिगार्ड्स टू कि आपको क्या कंपनी चूज़ करनी चाहिए डायरेक्ट सेल्स में। तो दोस्तों देखिए, वैसे भी आज सब लोगों ने डीके सर का लाइव देखा है, तो मेरे ख्याल से शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को क्लियर हुई होंगी अबाउट टू कंपनी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके लिए मैंने ओके लाइफ केयर को चूज़ करा था, या फिर मैं बात करूँगा कि इंटायर इंडस्ट्री में क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ कि आज हमारी इंडस्ट्री को 24 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं। लेकिन आज इतने दिन बाद ऐसा क्या मतलब हुआ कि हमको ये बात करनी पड़ी कि हमारी इंडस्ट्री को में लोगों को कंपनी चूज़ करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या नहीं देखना पड़ेगा। तो ये आज बड़ा मतलब कई बार बड़ा अटपटा सा लगता है। शायद ये कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी नॉलेज है तो इस वजह से लोग बोल देते हैं या बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से डायरेक्ट सेल्स जो करते चले आ रहे हैं, जिनको 20 साल 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली दे आर मतलब हमारे गुरु हैं वो इंडस्ट्री में। लेकिन ये ज़रूरत क्यों आई हम लोगों को आज? ये ज़रूरत मुझे लगता है कि शायद इसलिए भी आई है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और डेफिनेटली सी बात है, कंपटीशन तो कभी कम था नहीं, वो तो हमेशा बढ़ेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से आज 3-4 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, और मुझे लगता है कि शायद वो पॉइंट्स मैं बहुत वैलिड तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कि शायद हमेशा से रखने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं बात कर लूँगा किसी भी बिजनेस में जब आप जाते हो, किसी भी XYZ एनी बिजनेस आप जा रहे हो, एनी जॉब में आप जा रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कहीं भी जाओगे, चाहे आप जॉब में चले जाइए, चाहे बिजनेस में चले जाइए, चाहे एनीथिंग जो कि आपको पैसा कमाने में सहायक हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को बेचना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। या डायरेक्ट सेल्स में आ रहे हो तो भी आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। तो बेचना तो हर जगह है, ये तो फैक्ट है। करेक्ट है ना? ओके। सो सेकंड पोर्शन पे जब हम आते हैं कि हमें काम किस चीज़ पे करना है, हमारे प्रोडक्ट्स। डेफिनेट सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग कंपनीज के साथ में अलग अलग मेथोलॉजीज हैं, और मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कई लोगों के विचार मिलते हैं, कई लोगों के नहीं मिलते हैं। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत अच्छी कंपनी के बहुत अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो उनका वीडियो मैंने देखा और काफ़ी कुछ मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं कुछ सीखूंगा उनसे। लेकिन पता नहीं, ये मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ कि विचार आपके मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने चीज़ें रख रहा हूँ। सेकेंड पार्ट अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट का, डेफिनेट सी बात है कि आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए मार्केट में और थ्रू योर कस्टमर्स या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो सेलेबल कंडीशन में नहीं आना चाहिए। सेलेबल में हो सकता है कि सेलेबल की परिभाषा कुछ लोगों के लिए अलग हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। मैं बात करता हूँ एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट। एक्सेप्टेबल हो सकता है वो उसके लुक, उसके फील, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकिंग, उसके प्राइस। एंड सेलेबल तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेलेबल को सेल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स आजमानी पड़ेंगी ना। और वैसे भी हमारी इंडस्ट्री तो जादूगरों से भरी हुई है। और आज दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा 3 तरीके के प्रोडक्ट की। चौंक गए ना? 3 तरीके के प्रोडक्ट आते तो एक ही तरीके के हैं। चलो खैर, बात कर लेते हैं। मैं आपसे बात करूंगा आज अफोर्डेबल प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट और हमारा फेवरेट सस्ता प्रोडक्ट। यही तो बातें हो रही ना आज, सस्ता प्रोडक्ट।
तो दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, शायद बहुत इजी रहेगा समझने के लिए, कि अगर आपने अपने किसी भी कस्टमर को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आपने एक प्रोडक्ट दिया जिसकी की MRP 150 रुपीज़ थी, जिसकी MRP 150 रुपीज़ थी, और आपके कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर ने वो प्रोडक्ट अपने हाथ में लेने के बाद में उसका लुक, उसका फील, उसका क्वालिटी, उसका पैकेजिंग, उसका प्राइस, उसका टेक्सचर देखने के बाद में उसको ये महसूस होता है, उसको ये फीलिंग आती है कि भाई तूने मेरे को 150 में ये प्रोडक्ट दिया है, और ये प्रोडक्ट देखने के बाद में ऐसा लगता है मुझे कि ये मार्केट में सेम प्रोडक्ट मुझे 200 से 250 रुपए का मिलेगा। कमाल है ना? यस, दैट इज कॉल्ड कस्टमर डिलाइट। मार्केटिंग में पढ़ा था मैंने MBA में, कस्टमर डिलाइट। तो यहां पर क्या, आपके प्रोडक्ट ने अपनी MRP को जस्टिफाई कर दिया। आपका प्रोडक्ट अगर अपनी MRP को जस्टिफाई कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो अफोर्डेबल कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो अपनी अफोर्डेबल कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, एग्जाम्पल सेम रहेगा, 150 रुपये का MRP का प्रोडक्ट, अब वही कस्टमर, लेकिन फीलिंग थोड़ी सी बदल गई उसकी। अब उसको देख के लग रहा है कि उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी लुक, उसकी फील, उसका टेक्सचर देख के उसे एहसास होता है कि यार ये 150 का प्रोडक्ट इसने मुझे दे तो दिया है, पर लग नहीं रहा है, लग रहा है इसकी फीलिंग आ रही है 170 वाली। तो वहां पे क्या होगा? अ नॉन डिलाइटेड कस्टमर, डेफिनेट सी बात है वो ये सोचेगा सिर्फ कंपनी का नाम पे सस्ता प्रोडक्ट मेरे को बेचने आया, यानी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है आपके प्राइसिंग पे मैटर तो करती है, और यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को बोल सकते हैं चीप। ओके, नाउ ऑन टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सस्ता। व्हाट इज सस्ता? दिल्ली नोएडा में पेट्रोल 2 रुपये उधर सस्ता, 2 रुपये उधर महंगा, यही तो होता सस्ता। लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके का सस्ता बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हो सकता है शायद आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाए। हमारे यहाँ एक साबुन आता है हरमोसा का, 25 रुपीज़ DP है उसकी, और 78% TFM। नाउ मैं बात करता हूँ कि हम जो हमारा सोप ले रहे हैं वो डिफरेंट सी बात है, हम थर्ड पार्टी ले रहे हैं, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं उसकी। बट एक और कंपनी आती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 सालों से है, जैसा कि उनका दावा है, वो साबुन लेके आती हैं 24 रुपये DP का। तो भाई साहब सवाल उठता है यहाँ पर, हम थर्ड पार्टी लेने के बाद में, हम थर्ड पार्टी लेने के बावजूद भी उसको 25 का दे रहे हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग होने के उपरांत भी वो 24 का। दिस इज कॉल्ड सस्ता। एक मोहल्ले में 4 किराने की दुकानें होती हैं तो एक ही मटेरियल के प्राइस अलग अलग होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम फैक्ट्री टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं, वो वैसी मिलती नहीं। नाउ ऑन टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों जैसा कि बताया गया है अभी तक हमें कि बिजनेस मॉडल्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, कि आप उन बिजनेस मॉडल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि हमारे इंडिया में, या फिर मैं कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिजनेस मॉडल्स हमेशा अपडेट होते रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लास्ट 6 ईयर्स में सीखा है, और उन 6 ईयर्स में मैंने अपनी उम्र के और अपने एक्सपीरियंस के दुगने से तिगने लोगों के साथ में भी काम करा है, तो कह सकता हूँ कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस एडेड होगा मेरी बातों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेल्स में हम जब कभी किसी फ्रेशर को या किसी फ्रेशर को जब भी हम लाते हैं तो हम उसको क्या बताते हैं? हम उसको ये बताते हैं कि यहाँ पर हम टाइम लेवरेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ा सकते हैं, यही तो बताते हैं ना सब। उसके बाद में जब वो व्यक्ति मान जाता है तो उसकी ट्रेनिंग चालू होती है, उसकी मेंटरिंग चालू होती है, उसको प्रॉपर फॉलोअप चालू होता है। तो मेरे हिसाब से मैं इन सारी चीज़ों को
केवल एक ही तरीके से अगर बोलूँ तो मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेल्स को मैं एज अ टूल लेता हूँ। यानी कि डायरेक्ट सेल्स का जो प्रोसेस है, यानी डायरेक्ट सेल्स का जो बेस है, मैं उसको एज अ टूल लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि वो उस टूल में बताया जाता है कि भैया डायरेक्ट सेल्स करनी कैसे है, डायरेक्ट सेल्स क्यों करनी चाहिए, या डायरेक्ट सेल्स कैसे होती है। करेक्ट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मॉडल, सो डेफिनेट सी बात है, हमारी इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है, और अगर हम इसे बिजनेस को मैं हमेशा मानता हूँ कि बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही देखना चाहिए, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। बिजनेस इज एन हार्टलेस थिंग, वो कभी इमोशंस के साथ नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि लास्ट जैसे भी हमारी इंडस्ट्री चल रही है, उस समय कुछ और बिजनेस मॉडल्स थे जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद कुछ और आए, और आज की डेट में जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। और मैं अगर बात करूं आपसे, तो आज के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो आज के समय के हिसाब से ही बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने जो बिजनेस मॉडल्स थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, वो सक्सेसफुल थे उनके अपने टाइम में, वो सक्सेसफुल थे उनके अपने टाइम में, पर आज के टाइम में वही बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा जो आज के समय के हिसाब से होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मनी डिनोमिनेशंस की। हम हर व्यक्ति को आते जाते बताते रहते हैं अपने, जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को या इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, कि हम नहीं बताते हैं कि 1940 में घर 10 में चलता था, 60 में 20 का हुआ, और उसके बाद करते 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 2020 में वो लाख रुपए का हो गया है। इज इट करेक्ट और नॉट? यस, डेफिनेटली करेक्ट। बट हमारे बिजनेस मॉडल क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा अगर देता हूं, हम लोग यूएस को फॉलो करते हैं डायरेक्ट सेल्स में। 2008 के बाद से मुझे नहीं लग रहा कि पुराना बिजनेस मॉडल दोबारा रिपीट हुआ है। पुराना बिजनेस मॉडल यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर आप मल्टीपल टीम्स के साथ में आप काम करते थे, नहीं रिपीट हुआ है। 2008 के बाद से आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, नहीं आई हैं चीजें। सो अपग्रेडेड बिजनेस मॉडल के साथ में काम करना हमेशा एक इजी रहता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं दो बातें आपसे कहूँगा कि आप जिस बिजनेस मॉडल पे आप काम कर रहे हो, क्या वो अचीवेबल कंडीशन में है या फिर वो हाइपोथेटिकल कंडीशन में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या वो बिजनेस मॉडल अचीवेबल है या फिर वो हाइपोथेटिकल है? क्योंकि आज की डेट में आपको पैसा जल्दी चाहिए। पीपल डोंट हैव टू वेट इट आउट। की इंडस्ट्री में बोला जाता है हमारे यहाँ कि 4 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन इस 4 से 5 साल के समय में क्या आप अपनी उस आर्थिक आज़ादी को पा सकते हैं क्या? जो हमारी बेसिक जो हमारी नीड थी, हमारा, हम लोग जिस चीज़ के लिए इस इंडस्ट्री में आए थे, हम उसी को नहीं पा पाते हैं 4-5 साल में। तो हम ना तो जॉब से फ्री हो पाते, ना हम अपने बिजनेस से फ्री हो पाते हैं। अगेन सुबह में जॉब और शाम को बिजनेस, यही चलता रहता है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो जॉब और बिजनेस वाला प्रोसेस है या पार्ट टाइम का प्रोसेस है वो गलत है, लेकिन आपके बिजनेस मॉडल्स ऐसे होने चाहिए जो कि अचीवेबल कंडीशंस में हो। अचीवेबल कंडीशंस अगर होंगी तो मेरे ख्याल शायद प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस रेशियो जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो पुराना बिजनेस मॉडल है उसमें सक्सेस रेशियो नहीं है, उसमें है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ या मैं किसी चीज़ को पीछे ले जा रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटी है बिजनेस में कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, अगर आप अपग्रेडेड बिजनेस मॉडल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सफलता के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सफलता के चांसेस 110% हैं, लेकिन वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो अचीवेबल है या हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल से मेरा मतलब है कि आपको चीज़ें तो दिखा दी गई, बट जब एक्चुअल वर्किंग का टाइम आया तो वो चीज़ें वैसी थी नहीं जैसा आपने देखा था। तो आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे कुछ और सीखना है यहाँ पर, देन सम मोर इयर्स, देन सम मोर इयर्स। तो जैसा कि हमारी डायरेक्ट सेल्स बताई गई है, 4 से 5 साल में ये फ्री होने वाला बिजनेस है, आपकी आर्थिक आमदनी, आपकी टाइम फ्रीडम से। तो डेफिनेट सी बात है, मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि डेफिनेटली मतलब किसी भी कंपनी की डेफिनेट प्रोफाइल तो आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जब आपको चूज करना होता है कि आप किस किस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत खुले मन से और खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्कर्स कंपनी नहीं चला सकते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्कर्स कंपनी नहीं चला सकते हैं, तो उनको मैं याद दिला दूँ हमारा एक एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एमवे इज बिन रन बाय अ नेटवर्कर डियर। नेटवर्कर से रन करी हुई, और एक नेटवर्कर से अच्छा कौन चला सकता है बिजनेस, आप मुझे बताओ ना। ठीक है, मान लेता हूँ कि भैया कोई धंधे वाला व्यक्ति आया जिसने बिजनेस करना सीखा है, जिसने बिजनेस को परखा है, ठीक है, बट वो व्यक्ति कभी फील्ड में नहीं गया ना, वो व्यक्ति कभी कड़ी धूप में नहीं गया, और हो सकता है गया भी हो, लेकिन एक नेटवर्कर की जो फीलिंग होती है, एक नेटवर्कर का जो एक्सपीरियंस होता है ऑन फील्ड होता है, वो एक्सपीरियंस कैसे लाएगा? वो फीलिंग केवल एक नेटवर्कर ही समझ सकता है कि भैया आपके जो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ उसने करा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी नेटवर्कर, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं। तो ये आपको टेक केयर करना है कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी का पायलट कौन है, क्योंकि जब आप प्लेन में बैठोगे तो आपको ये भरोसा होना चाहिए ना कि भैया पायलट है तो पायलट तो उड़ा ही लेगा ना, आप कोई कस्टमर थोड़ी प्लेन उड़ाएगा, करेक्ट है, कोई कस्टमर प्लेन नहीं उड़ाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पहली चीज़ तो आप जिस कंपनी में जा रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ 110% मानता हूँ कि एक नेटवर्कर कंपनी चला सकता है अच्छी, और दूसरी चीज़ एक मैनेजमेंट वाला भी कंपनी अच्छी चला सकता है, लेकिन नेटवर्कर के ऊपर मुझे ज़्यादा बिलीव होगा, क्योंकि शायद वो मेरी फीलिंग्स है, मेरे बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बात कर रहे हो कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, कि आपको मतलब आई डोंट हैव एन वर्ड्स फॉर दैट कि नया आर्किटेक्ट या पुराना आर्किटेक्ट या साइकिल का बिजनेस या मर्सिडीज का बिजनेस, वो बीते ज़माने की बातें हो गई सर। हम आज 21st सेंचुरी में हैं, हम आज बात कर रहे हैं 5G की। आप 2G अगर चला रहे हैं तो मैं ही नहीं कहता कि बात नहीं होगी, फ़ोन पे बात होगी, लेकिन आपका नेट स्लो चलेगा और मेरा फास्ट चलेगा, दैट्स अ डिफरेंस। तो अपग्रेडेड बिजनेस मॉडल हमेशा अपग्रेडेड रहता है। आज 5G है, कल हो सकता है 6G भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप अपग्रेडेड के साथ में नहीं चल रहे हैं और अपग्रेडेड का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आप उन चीज़ों को, या मैं कहूँ कि आप उन फैक्टर्स को फिर आप देख ही नहीं पा रहे हो। और नया होना या पुराना होना एक बात अलग है, ये स्टेबिलिटी नथिंग मैटर्स। मैं कहता हूँ जब रिलायंस आई थी, मैं नहीं बात करता किसी डायरेक्ट सेल्स की, लेकिन मैं बात करता हूँ रिलायंस की, टाटा बिरला पुराने थे ना लोग, पुराने बिजनेसमैन थे। आंकड़ा उठा के देखिए रिलायंस ने कब टेक ओवर करा उनको। मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन। और आपको ये देखना होगा कि अपग्रेडेशन का ज़माना है तो आपको अपग्रेडेड बिजनेस मॉडल के साथ में आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कंफर्मेशन तो 100% कहीं नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस ऑफ सक्सेस रेशियो यहां पर ज़्यादा है, यहां पर ज़्यादा है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।